ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 19 प्रतिभाओं को नवयुग की चुनौती। प्रतिभा व्यक्तित्व की उस विशेषता का नाम है जिसमें चिंतन को कर्तृत्व में बदलने का, योजनाओं को कार्यान्वित करने की सूझबूझ युक्त साहस जुड़ा होता है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आत्मविश्वास के धनी होते हैं। उन्हें खतरे उठाने में मजा आता है और इतनी हिम्मत रखते हैं कि समयानुसार आवश्यक साधन जुटते या जुटाते जाते रहेंगे। सूझबूझ और हिम्मत के धनी एक बार जिस बात का निश्चय कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसके लिए जोश और होश को मिलाकर ऐसी चाल चलते हैं कि साधनों का अभाव और प्रतिकूलताओं का प्रभाव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जो कठिनाई सामने आती है उन्हें बारीकी से देखते हैं, संतुलित रूप से विश्लेषण करते हैं, शांत चित्त से उपाय खोजते हैं और समाधान का जो तरीका निश्चित करते हैं उस पर पूरे मनोयोग और साहस के साथ चल पड़ते हैं। सफलता के लिए उन्हें उतावली नहीं होती। वे इसके लिए पूरे जन्म भर प्रयत्न करते हुए अगले जन्म में सफलता मिलने तक के लिए भी तैयार रहते हैं। धैर्य, विवेक और साहस, इन तीन को जिन्होंने साथ ले लिया, वे कठिन से कठिन मार्ग पर चल सकते हैं और अपने अद्भुत शौर्य से साथियों को चकित कर सकते हैं। प्रतिभा का यही स्वरूप है। जिनमें यह विशेषता होती है, महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं के कंधों पर रखे जाते हैं या वे स्वयं ही ऐसा बोझ दौड़कर अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उसमें उन्हें डर नहीं लगता, वरन खतरों के साथ उलझने में एक नई किस्म का मजा आता है जिसे शूरवीर ही जानते हैं। कायर तो उतने आगे तक सोचने की बात तक से डर जाते हैं। प्रतिभा की इस प्रवृत्ति को क्षत्रिय मनोवृत्ति कह सकते हैं। शूरवीर योद्धा यह जानते हुए भी कि लड़ाई के मोर्चे पर जान गंवानी पड़ सकती हैं, सदा मौत के साथ अटखेलियां करते रहते हैं, आंख मिचौली खेलते रहते हैं। जीवन और मरण, सफलता और असफलता उन्हें खेल में हुई हार जीत से अधिक प्रभावित नहीं करती, क्योंकि शौर्य और साहस के प्रदर्शन का अपना एक अनोखा ही आनंद है। ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को सांसारिक प्रवृत्तियों में, परमार्थ प्रयोजन में, संघर्ष विद्रोह में, सृजन और संगठन में सदा महत्वपूर्ण स्थान पर जाएगा। वे बहुधा अकेले ही सूर्य चंद्रमा की तरह चल पड़ते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं,
यह नहीं देखते, वरन यह जानते हैं कि चल पड़ने पर परिस्थितियों और गतिविधियों का किसी प्रकार तालमेल बैठ जाता है और कोई विधि व्यवस्था ऐसी जरूर बैठ जाती है जिसके आधार पर निर्वाह से लेकर लंबी यात्रा तक के लिए सभी उपकरण अपने ढंग से अपने समय पर जुटते चले जाते हैं। इन्हीं प्रतिभावानों को दूसरे शब्दों में मनस्वी या तेजस्वी कह सकते हैं। उन्होंने भला या बुरा जो भी रास्ता अपनाया उसमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठग या डाकू का धंधा अपना लें तो भी चोटी की करतूतें कर दिखाते हैं और परमार्थ की दिशा में चल पड़े तो इतिहास पर अपने चरण चिन्हों की अमिट छाप छोड़ते हैं। महापुरुषों में से प्रत्येक में अपने अपने ढंग की योग्यता और रुचि भिन्नता हो सकती है, पर प्रतिभा की पूंजी सबके पास रही होती है। उसके बिना तो बूझे दीपक की तरह सुयोग्य और संपन्न व्यक्ति भी निरीह निस्तेजवान एक कोने में पड़ा सड़ता रहता है। दूध के कड़ाही में उबलते ही उसका विश्लेषण आरंभ हो जाता है। घी वाला अंश मलाई बनकर ऊपर तैरने लगता है और खनिज पदार्थों वाला भाग नीचे पैंदे में जमा होकर जलने लगता है। समय की चुनौती सामने आने पर प्रतिभाएं उछल कर ऊपर आ जाती हैं और क्षुद्रता का कूड़ा करकट डर कर पैंदे में जा छुपता है। महाकाल उसकी दुर्गति बना दे यह बात दूसरी है, पर अपनी ओर से उनका प्रयास यही होता है कि किसी सुरक्षित तली में मुंह छिपाकर अपनी जान बचाएं। संसार का इतिहास प्रतिभाओं का इतिहास है। युग परिवर्तन का इतिहास पिछली स्मृतियों के घटनाक्रमों को पीछे छोड़कर विश्व का मानव जाति का एक नया काया कल्प संपन्न करने वाला हर प्रकार अनोखा होगा। इस रंगमंच पर प्रतिभाएं ही अभिनय करेंगी। कायर तो कल्पना के धनी और बातों के मर्द होते हैं। उनका उपयोग आरंभिक भीड़ भाड़ भरे प्रचार प्रयोजन तक ही सीमित रहता है। महत्वपूर्ण भूमिकाएं तो दुस्साहसी ही संपन्न करते हैं। यह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा अनुदात जिस किसी के पास जितनी भी मात्रा में हो उसे छिपा बचाकर न रखें। युग की पुकार है कि उसे तत्काल विश्व मानव के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करें। राजनेताओं की भीड़ में हम इस तत्व को जहां तहां जगमगाता हुआ देख सकते हैं। उनमें जोश और जीवन अवश्य होता है, दुस्साहस भी। राजनीति के दंगल में इकट्ठे पहलवानों को जब हम प्रतिभा की कसौटी पर परखते हैं तो उनमें से बहुतों में यह तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान दिखता है। इन प्रतिभावानों को हमें अत्यंत आत्मीयता और दूरदर्शिता पूर्ण सलाह यह देनी चाहिए कि वे झड़ को पकड़ें और पेड़ की ऊंची
चोटी तक क्रमशः चढ़ते हुए चले जाएं। जनता के हृदय में स्थान प्राप्त करने के लिए उसके समकक्ष अपना उज्जवल चरित्र और सेवा परायण कर्तृत्व सिद्ध करना होगा। भारत की समस्या उतनी राजनैतिक नहीं जितनी बौद्धिक, नागरिक और सामाजिक है। किसी भी सेवाभावी देशभक्त को यह गहराई से समझ लेना चाहिए कि जब तक देश को नीचे से न उठाया जाएगा, जड़ को न सींचा जाएगा, तब तक ऊपर की सजावट, पत्तों का छिड़काव कुछ कारगर सिद्ध नहीं होगा। असेंबलियों में पास हुए प्रस्ताव या विधायकों द्वारा बनाए हुए कानून तब तक देश का कुछ भी भला न कर सकेंगे जब तक पिछड़ी हुई जनता की मनोभूमि उन्हें समझने और स्वीकार करने योग्य विकसित न की जाए। जनता का दैत्य करोड़ कुंभकर्णों से बढ़कर है। वह जिस दिन जागेगा, 1 घंटा श्रम लगाकर सरकारी योजनाओं से 1000 गुना काम बात ही बात में करके दिखा देगा। जब यह दैत्य एक पैसा छोड़ देने पर उतारू हो जाए, तो 90 करोड़ के देश में 90 लाख रुपया हर दिन विकास कार्यों के लिए मिल सकते हैं। आम बोने और पकने में कुछ देर तो लगती है, पर उसका लाभ टिकाऊ हो जाता है। जन सेवा के क्षेत्र में उतरने वालों अपना स्थान जनता के हृदय में बनाने में श्रम और समय तो लगेगा, त्याग भी करना पड़ेगा और कष्ट सहना पड़ेगा, पर उस प्रतीक्षा के बाद जो नेतृत्व, जो गौरव, जो मान उसे मिलेगा, वह इतना सुदृढ़ होगा कि उसे उखाड़ना तो दूर, किसी के लिए उसे हिला सकना भी संभव न होगा। जन नेतृत्व के लिए अभिलाषी प्रतिभाओं को हमारी अत्यंत नेक, व्यावहारिक और दूरदर्शिता पूर्ण सलाह यह है कि वे इधर उधर न भटकें, भीड़ में धक्के न खाएं, वरन युग निर्माण योजना के कार्य क्षेत्र में सीधे प्रवेश करें और देखें कि वे आत्म गौरव को तृप्त करने वाले ही नहीं, राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति में योगदान दे सकने वाला कितना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर रहे हैं। हमें राष्ट्र की ठोस और सर्वतोमुखी प्रगति यदि सचमुच अपेक्षित हो और सच्चे मन से इसके लिए काम करना हो, तो उसके लिए कटिबद्ध होना चाहिए और बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति का समग्र अनुष्ठान करना चाहिए। उसी प्रक्रिया का नाम युग निर्माण योजना है। हर प्रतिभा को उस आधार पर काम करने की हर क्षेत्र में सुविधा अनुभव हो सकती है। रेलगाड़ी की कतार में इंजन कौन सा है, यह आसानी से जाना जा सकता है। प्रतिभाएं हर क्षेत्र में आगे रहती हैं और उन पर उत्तरदायित्वों का बोझ लदा होता है। ऐसे लोग पूर्ण जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हुए भी अपना थोड़ा सा ध्यान किसी और मोड़ दें
तो उस दिशा में उतना कर सकते हैं जितना सामान्य मनुष्य चिर काल तक घिस घिस करते रहने पर भी नहीं कर पाते। यही कारण है कि प्रतिभा 5 प्रचंड शक्तियों में से एक महत्वपूर्ण ईश्वरीय विभूति मानी गई है। प्रतिभाओं को हमें पकड़ना चाहिए, उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहिए और उनकी विभूति के साथ व्यक्तित्व को भी सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित महानतम समस्याओं में मूर्धन्य प्रश्न मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण है। इसके लिए चल रहे प्रचंड अभियान में उनका योगदान रहना ही चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विद्यमान प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भले ही आज उनकी रुचि का विषय दूसरा हो, भले ही वे आज इस प्रयोजन में रुचि न ले सकें, पर कल यदि उनमें तनिक भी अभिरुचि पैदा की जा सकी तो असाधारण कार्य संपन्न होगा। नारद 50 व्यक्तियों को उपदेश देते थे, पर जब वाल्मीकि के भीतर भरी असाधारण प्रतिभा को देखा तो वे उसके पीछे ही पड़ गए। स्वयं जोखिम उठाकर भी उसे बदलकर छोड़ा। शक्ति का प्रवाह जो दूसरी तरफ मुड़ा तो उधर भी चमत्कार कर दिखाया। डाकू था तो पहले नंबर का, संत बना तो पहले नंबर। प्रतिभाएं सदा पहले नंबर पर रहती हैं। सूरदास, तुलसीदास अपने पूर्व अध्याय में कामुकता में अग्रणी थे। संत बने तो भी अग्रणी रहे। अंगुलीमाल, डाकू और आम्रपाली वेश्या जब हे थे तब उस क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे और पलटे तो बुद्ध के शिष्यों में अग्रिम मोर्चा संभाल रहे थे। हमें प्रतिभाओं तक नवनिर्माण मिशन की रूपरेखा, कार्य पद्धति और संभावना पहुंचानी चाहिए। उनके पास किसी सहयोग की योजना का उद्देश्य लेकर नहीं, वरन मात्र अभियान का स्वरूप समझाने के लिए संपर्क बनाना चाहिए। यदि उनका झुकाव इस और मोड़ा जा सका तो उनका परामर्श और चिंतन ही प्रयोजन की पूर्ति में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाएं सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं। साहित्य, कला, व्यवसाय, चिकित्सा, विज्ञान, अध्यापन, संगठन, निर्माण जैसे कार्यों में वे अपनी तत्परता के कारण बहुत कुछ कर रही होंगी। कई बार यश और श्रेय लेने के झंझट में शक्ति का अनावश्यक अपव्यय देखकर निस्पृह व्यक्ति पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं और आगे दूसरों को रखते हैं। गांधी जी कांग्रेस को चलाते थे, पर उसके पदाधिकारी कब भी नहीं रहे। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे लोग होते हैं। हमें पद से नहीं, गुण से मतलब है। इसलिए प्रतिभा जहां भी पड़ी हो, वहां से उसका रुख अपनी ओर भी मोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। और यदि उनका थोड़ा रुझान दिखाई पड़े तो उन्हें प्रस्तुत
शतसूत्री कार्यक्रमों में से किसी को किसी हद तक अपनाने के लिए सहमत करना चाहिए। प्रतिभा से रहित कोई व्यक्ति नहीं, इसमें से प्रत्येक में इसका न्यूनाधिक अंश होता है। उसे टटोलना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। अपने इस प्रतिभा तत्व का एक बड़ा अंश नवनिर्माण अभियान को अग्रगामी बनाने में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जिस लगन, सूझबूझ, मनोयोग और तत्परता के साथ अपने लाभदायक कार्यों में निरत होते हैं, उसी तत्परता से लोक मंगल के इस सुव्यवस्थित और सुनियोजित आंदोलन को सफल बनाने में भी अपनी प्रतिभा को नियोजित करके कार्य संलग्न होना चाहिए। पाठ 19 समाप्त।